हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टायरो हब पर। और आज मैं आपको क्लास 9 हिस्ट्री का नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर का जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि द ईयर ऑफ डिप्रेशन के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही मज़ेदार शानदार टॉपिक है भाई, लोग पढ़ के मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था जर्मनी में, और इसने वर्ल्ड वार भी लड़ा था जिससे इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस हालत में सुधार देखने को मिलता है ईयर 1924 और 1928 के बीच में। हमें जर्मनी में कुछ सुधार देखने को मिलता है। ये जर्मनी में जो सुधार हुआ था उसका मेन कारण था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि दूसरे देश के लोगों ने सोचा कि अब हम लोग क्या करेंगे, जर्मनी का करेंगे अपन लोग हेल्प। अब हम लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये जो हेल्प करते थे ना, वो इनको कैसे करते थे, लोन देकर करते थे। जर्मनी जो लोन लेता था, जर्मनी में जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए या फिर जितने भी इसकी इंडस्ट्रियल रिकवरी हुई, ये सब लोन पर हुई। और ये जो लोन था ना, ये लॉन्ग टर्म लोन नहीं था, शॉर्ट टर्म लोन था, यानी कि 6-7 महीने 1-2 साल इस तरीके से कम समय के लिए लिए गए थे। भाई आप मेरे को दे दो, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द लौटा दूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सब लोन लिया गया था। अब ये जो लोन था वो सबसे ज़्यादा देने वाला जो देश था वो था यूएसए। यूएसए जर्मनी को सबसे ज़्यादा लोन दे रहा था, और इसी के बलबूते पर जर्मनी बहुत ही तेज़ी से विकास कर रहा था, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन इनको जर्मनी को किसी की नज़र लग गई, और हुआ क्या, 1929 में सर ये क्या हो गया, एक जगह आ जा। हाँ, अभी ठीक है। 1929 में जो यूएसए में शेयर मार्केट था, यूएसए का जो सबसे बड़ा शेयर मार्केट था द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, एक क्रैश कर जाता है। अब लोगों को लगा क्या कि अब एक क्रैश हो गया, मतलब क्या कि सभी चीज़ें की प्राइस, जो भी हमारे शेयर है उसका प्राइस घट जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, अपने शेयर को बेचना, जल्दी से जल्दी बेचना शुरू कर दिया। अब भाई लोग, जब लोगों ने, ये लोग इतना डर गए थे, लोग अपने शेयर को बेच रहे थे, तो एक रिकॉर्ड बन गया। क्या एक ही दिन में, एक सिंगल डे में, यानी कि 24 अक्टूबर के दिन 13 मिलियन शेयर्स बेच दिए गए। 1,03,00,000 शेयर एक दिन में बेच दिए गए, ठीक है। अब यहीं से जब इतने सारे शेयर्स बिकने लगे तो कंपनी वाले हो गए परेशान, बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर भी होने लगा। और यहीं से शुरू होती है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी कि यूएसए में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई तब उसको बोला गया द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्योंकि जब यूएसए में हालत ख़राब हो गई तो भाई बात सही है कि जर्मनी की भी हालत अब ख़राब होने वाली है, ठीक है। तो कब से, 1929 में क्रैश कर जाता है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, और यूएसए की हालत बिगड़ जाती है। अब इसका द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से यूएसए पर क्या फ़र्क पड़ा, क्या जो भी है उसको देखते हैं, ठीक है। तो चलो, जब 1929 से लगातार 3 साल के बाद, यानी कि 1932 तक, जो यूएसए का जो नेशनल इनकम था वो घटकर लगभग आधा हो गया था। आधा, इसकी जीडीपी जो थी वो लगभग घटकर आधी हो गई थी। सारे फैक्ट्रीज बंद हो चुके थे, सारे नहीं मतलब लगभग सारे फैक्ट्रीज बंद हो चुके थे। अब फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी तो कुछ तुम्हारे यहाँ मैन्युफैक्चर होगा नहीं, कुछ मैन्युफैक्चर होगा नहीं तो एक्सपोर्ट कहाँ से होगा। तो एक्सपोर्ट खत्म हो चुका था। फार्मर्स लोग भी बैडली हिट हो चुके थे, यानी कि खाद बीज फर्टिलाइजर्स वगैरह हो नहीं रहा था, मौसम उतना ज़्यादा अच्छा था नहीं। फार्मर्स का जो खेती था वो सब बर्बाद होते जा रहा था, ठीक है। बहुत सारे लोग जो कि मार्केट में पैसा लगाते थे, उन लोगों ने मार्केट से अब पैसा लेना वापस शुरू कर दिया था। मार्केट में हम लोग पैसा लगाने से हिचकिचा रहे थे कि कंपनी यार बंद होते जा रही है। आज अगर मान लो मैं पैसा लगा दूं और कल को कंपनी बंद हो जाए तो उसका कौन गारंटी लेगा। तो इसलिए कंपनी में लोग पैसा लगाने से हिचक रहे थे। अब जब लोग कंपनी पर भरोसा नहीं करेंगे तो भाई देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। अब यूएस इकोनॉमी में जो चेंज आया, इसका जो इफेक्ट है वो हमें पूरे दुनिया भर में देखने को मिलता है, और ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमें कहाँ पर, जर्मनी में, ठीक है। तो क्या इफेक्ट पड़ा इसका जर्मनी में, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जर्मनी का जो इकोनॉमी था ये सबसे ज़्यादा हिट हुआ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के वजह से, ठीक है। 1932 में देखो, 1932 में क्या होता है कि 1929 के मुकाबले जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, यानी कि 1929 में अगर एक इंडस्ट्री एक दिन में 100 चीज़ बना रही है तो उसका प्रोडक्शन घटकर 1932 में 40 हो गए, यानी कि अब वो 40 चीज़ बना रही है। मतलब उसका प्रोडक्शन 40
परसेंट घटकर आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्शन कम हो रहा है, यानी कि बहुत सारे वर्कर लोग काम नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्री वाले लोग वर्कर्स को निकाल रहे हैं क्योंकि उनको घाटा हो रहा है। ठीक है, और जो है उनको बहुत ज़्यादा कम सैलरी पर काम करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब खो दिया। अब इससे क्या हुआ कि देश में, जर्मनी में अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ते चली गई और आप विश्वास नहीं मानोगे कि ये 6 मिलियन हो गई थी। यानी कि जर्मनी में आज से लगभग 90 ईयर्स पहले 60 लाख लोग बेरोजगार हो चुके थे। ठीक है, तो अब ये बेरोजगार लोग करते क्या थे, तो एक गलियों में घूमा करते थे और वहां पर बैठकर ताश खेला करते, ताश समझते हैं ना, कार्ड्स खेला करते थे। ठीक, और ये लोग गर्दन में एक नेकलेस पहनते थे, जैसे कि ये है अपना एक चिंटू दोस्त, और ये है इसका पैर, ये है इसका हाथ, और ये लोग यहाँ से गर्दन में एक क्या पहनते थे, नेकलेस पहनते थे। और यहाँ पर एक बोर्ड टंगा हुआ रहता था। इसको मैं बोर्ड को बनाता हूँ दूसरे कलर से। कहाँ गया भाई, रुको एक सेकंड, कलर थोड़ा सा अच्छा लेने दो। आजा आजा आजा, ये कलर, इसको ब्लू कलर से बनाएंगे। ठीक है, तो चलो ये दिख नहीं रहा है फिलहाल। यहाँ पर ऐसे बोर्ड टांगा करते थे और बोर्ड में लिखा क्या रहता था, विलिंग टू डू एनी वर्क, यानी कि हम कोई भी काम करने को तैयार है, आप हमें काम दे दो। ठीक है, और उसके पैसे दे दो। अब ये जो अनएम्प्लॉयड थे, और देखो ये क्या करते थे, अनएम्प्लॉयड जो यूथ थे, जो नौजवान लड़के थे जो कि अनएम्प्लॉयड थे, जिनके पास रोजगार नहीं था, या तो ताश खेला करते थे और नहीं तो गर्दन में लटका कर तो घुमा करते थे, वो तो मैंने आपको बता दिया। और क्या क्या करते थे, और ये लोग क्या करते थे कि सिंपली गलियों में बैठे रहते थे, कोने में बैठे रहते थे, लाइन में खड़े रहते थे कि भाई कोई तो आएगा जो कि काम कराएगा हमसे और पैसे दे देगा। ठीक है, अब जैसे जैसे लोगों को लग रहा था कि भाई जॉब हो नहीं रहा है, तो बच्चों ने पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दिया क्योंकि नौकरी वगैरह मिल नहीं रही थी। और जो वहाँ के यूथ थे जो कि मतलब कुछ आगे करते, उन लोगों ने अब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से मतलब क्या कि सब जगह एक तरीके से बर्बाद होने लगा जर्मनी का। अब ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, इन लोगों के अंदर में एक डर और गुस्से का कारण बनते जा रहा था। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ था, क्यों क्यों बनते जा रहा था, कि इतना तो अभी बताएं भाई क्यों बनते जा रहा था। अब जो मिडिल क्लास के लोग थे, स्पेशली वो लोग जिनको सैलरी मिलता था, या फिर जो लोग पेंशन उठाते थे, यानी कि सरकार की तरफ से पेंशन जो मिलता है ना, आर्मी वगैरह के जवानों को पेंशन उठाते थे। अब वो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा, क्या, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो हमारी सेविंग है वो धीरे धीरे कर कर कम हो रही है। कैसे कम हो रही है, मान लो कि आज तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए है, तुम ऐश कर रहे हो कि भाई 10 करोड़ में तो लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे, फरारी खरीदेंगे, मर्सिडीज खरीदेंगे। अब कल तुम सोए और सपने देखकर सोए कि 10 करोड़ रुपए तो भाई आ गए हैं, अब ये सब हम लोग खरीदेंगे। और कल सोए और तुम्हें पता चला क्या कि भाई साहब 1 करोड़ रुपए में 1 केजी तुम्हें अब से आलू मिलेगा, 1 करोड़ रुपए में तुम्हें अब 2 केजी आटा मिलेगा। तो भाई क्या तुम सोच सकते हो फरारी खरीदने का, तुम्हारा औकात हो पाएगा? नहीं। तुम क्या हुआ, क्योंकि तुम्हारा करेंसी का जो वैल्यू था वो घट गया। तो करेंसी का वैल्यू धीरे धीरे जर्मनी में घटते जा रहा था, जिससे लोगों को लगा क्या कि हमारी जो सेविंग है वो ख़त्म हो जाएगी बहुत ही जल्द। स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटेलर, सबने तो सेविंग की थी ना, अब ये सब धीरे धीरे कर कर बर्बाद होने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सेक्शन थी मिडिल क्लास लोगों की जो सेक्शन थी, इन लोगों को अब डर सताने लगा। क्या चीज़ का डर सताने लगा? ये बहुत ही खतरनाक डर है, प्रोलेटराइजेशन का। ये क्या होता है, अब इनको लग रहा था कि अभी तो हम ठीक ठाक कुछ सेविंग बचा कर रखे हैं, अच्छे खासी जॉब भी कर लेते हैं, जिससे संतुष्ट है, लेकिन अब ये जो सेविंग है इसकी वैल्यू घटते जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हमें कभी काम करने को अब दूसरे जगह, एक यहाँ यह जगह छोड़कर अब हमें लगता है कि दूसरे जगह काम करने के लिए दूसरे फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो पेंशन उठाते हैं, उन्हें भी डर लगने लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमें फिर से काम करने के लिए दूसरे जगह जाना पड़े। ठीक है, फरारी का सपना टूटने लगा। ठीक, अब इससे लोग क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा दुखी, उदास ये सब होने लगा, क्योंकि उनको डर था कि भाई अभी हम मस्त पैसा उठा रहे हैं, अब हम वर्किंग क्लास में ना आ जाए, रोज खाओ रोज कमाओ रोज खाओ, ये मतलब वर्किंग क्लास में, वर्कर्स लोगों क्लास में ना आ जाए।
अब यहाँ पर सस्टेन वही कर रहे थे जो कि ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे, यानी कि जिनकी जो सैलरी थी वो फिक्स थी। सरकारी जो लोग थे और जिनको मतलब जिनका पीएफ वगैरह कटता है, जो सरकारी लोग रहते हैं जिनका पर मंथ तनख्वाह मिल जाता है, वही लोग किसी तरीके से झेल रहे थे इस सिचुएशन को। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के तरीके से, बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। बट जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा तो सरकार भी अब उनको भी पैसे नहीं दे पा रही थी। बिग बिजनेस वाज इन क्राइसिस। बड़े बड़े जो बिजनेस थे, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, उन लोगों पर भी नुकसान आने लगा, क्योंकि जो करेंसी की वैल्यू थी वो धीरे धीरे कर घटते जा रही थी। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय ए शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस। अब देखो क्या हुआ कि जो किसान लोग थे अब उनको अपने अनाज को कम दाम पर बेचना पड़ा था। अनाज की कीमत अचानक से घट गई तो जो किसान हुए उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। वोमेन जो थी वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी, ठीक है, और इनसे उनको मतलब क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था अंदर ही अंदर। तो इस तरीके से जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन है, उसे डिप्रेशन क्यों बोला गया तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है। जब पैसे की तंगी आ गई तब जर्मनी में कैसे हालात बिगड़ गए। यूएसए ने पहले तो मदद किया, लेकिन जब उसका वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया, जब उसके शेयर मार्केट क्रैश हो गए, लोगों ने पैसा निकालना शेयर मार्केट से बंद शुरू कर दिया, उसमें अब पैसा लगाना बंद कर दिया, फैक्ट्रीज बंद हो गए, एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो उसने भी जर्मनी का मतलब मदद करना, भाई पहले मैं अपना देखूंगा तेरा देखूंगा, तो उसने भी जर्मनी का मदद करना धीरे धीरे छोड़ दिया और जर्मनी फिर से बर्बाद होने लगा। बे आबाद कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो ऐश मौज। टाटा बाय बाय।